हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। देखो, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसके काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल तरीके से हम कर चुके हैं हमारे मीन मीडियन मोड वाले केस में, बिकॉज इसमें हमने क्लासिफिकेशन सीखा है और क्लासिफिकेशन में किस तरीके से डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट सीरीज़ के थ्रू करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं। बाकी लेकिन जो कुछ चीज़ें जैसे कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़ का जो डिफरेंस कितनी बार मैंने आपको समझाया, चाहे वो एमसीक्यू में हो चाहे मेरा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हो, बिकॉज वो थोड़ा है टिपिकल वाला क्वेश्चन है ना। इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बाकी और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, आज उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई हमारी आज की ये क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्योंकि हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के ऊपर ही आता है कि डेटा को कैसे आप क्लासिफाई करोगे। सो यू हैव टू टेल मी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, क्या चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जो रॉ डेटा है, अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू क्लासीफाई माई डेटा। सो क्लासिफिकेशन को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना, है ना, अलग तरीके से डिवीजन करना डेटा का, ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो और सामने वाले जो पार्टी जो उसको गो थ्रू करने वाला है उसके लिए थोड़ा कन्वीनियंट और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, राइट। सो वी कैन से दैट स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब देखो, सिंपल सी बात है, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कस्टमाइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है, हम भी कस्टमर होते हैं। अगर हमें कहीं जाना है या मुझे कोई सपोज एक स्टडी टेबल बनवानी है तो मैं अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवा सकती हूँ ना। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो कैसे करेगा। सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिसके लिए डेटा बना रहे हो आप उससे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग भी डेटा बना सकते हो कि उनको जो अंडरस्टैंड हो। जैसे कि आपको सिंपल सी बात है, बुक्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा क्लास 11-12 की बुक्स में हार्डली देयर आर एनी पिक्चर्स। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेटा आपको देखने को मिलता है, मोटी मोटी बुक्स देखने को मिलती है। लेकिन नर्सरी क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में आप देखेंगे डेटा को बहुत ज़्यादा विजुअल तरीके से दिखाया जाता है ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट आए। तो हम भी तो यहाँ पे कस्टमाइज ही कर रहे हैं ना कि भाई सामने वाले स्टूडेंट को कैसे समझ आ सकता है उसकी एज के अप्रोप्रिएट। सो दैट इज़ वाई उस केस में क्या होता है मेरे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। Clear? Take a screenshot of it. Done? Clear? Okay. Next we have question number 2. What is meant by geographical classification? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक और नाम है जो हम बोलते हैं, उसका एक नाम और है। ज्योग्राफी का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि लोकेशन के बेसिस पे हम जब कर रहे हैं, प्लेसेस के बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई डेटा गिवन है ना, कि इंडियन स्टेट्स का क्या इम्प्रूवमेंट लेवल है या किस तरह से स्कीम्स फॉलो हुई हैं, तो मैं ये बता रही हूँ ठीक है, MP में 5 स्कीम फॉलो हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, UP में 2 हुई हैं, केरला में 15 हुई हैं। तो एक तरीके से जब मैंने डेटा को डिवाइड किया है, मैंने किसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया, उसकी लोकेशन या उसके स्टेट के बेसिस पे। दैट इज वाई स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैं जो क्लासिफिकेशन कर रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन। तो what will be the answer of this one? When the data is classified or are classified according to the geographical location or region, it is known as geographical classification. Clear? तो location region के basis पर जब आप लोग classification करते हो तो मेरा geographical classification के अंदर आ जाता है। समझ गए? Take a screenshot now. ये short answer type questions नहीं होते, वैसे में आ सकता है आप सभी कैसे questions. Done? Question number 3.
व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? अगर आपको पता है, एक होता है मेरे पास एट्रीब्यूट्स और एक स्टूडेंट्स मेरे पास होता है वेरिएबल। एक होता है मेरे पास एट्रीब्यूट्स और एक मेरे पास क्या होता है, वेरिएबल। तो जब मैं बात करती हूँ डेटा की, डेटा आप सभी को पता है दो तरीके से मेरा डेटा हो सकता है। एक है मेरे पास क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में ही बोलते हैं, और एक है मेरे पास क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेसिस पे जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है जो डेटा होता है जिसको भी न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस कर सकती हूँ उसी को मैं वेरिएबल बोलूँगी स्टैटिस्टिक्स में। अगर वैसे नॉर्मल टर्म्स में बात करें, वेरिएबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन चेंज ओवर टाइम, है ना। वेरिएबल शब्द आया है वेरी से, और वेरी का मतलब क्या होता है, दैट कैन चेंज। तो वैसे सिंपल इंग्लिश में, लेकिन जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं ना, तो वेरिएबल हमेशा याद रखना हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को कंपैरिजन कर रहे हैं। और जब हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं मतलब क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा। क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं समझे वाली चीज को? आई थिंक इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अब, है ना, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल वाली चीज में। फाइन। अब जैसे कि वेरिएबल डेटा हो गया, कोई परसेंटेज में नंबर है, मुझे कोई डेटा गिवन है, वहीं पे अगर मैं किसी की ऑनेस्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी की पंक्चुअलिटी की बात कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, तो ये मेरे किस में आ जाएगा, एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। दिस पोर्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो ओके, नाउ ये वाला हो गया क्वेश्चन। हाँ, so when the data is classified on the basis of the characteristics which can be measured, it is known as quantitative data. क्लियर? तो जो डेटा मेजर किया जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा, एंड जो मेजर नहीं किया जा सकता तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, है ना, क्वालिटेटिव डेटा। आई थिंक पहली बार में क्वेश्चन शायद मैंने क्वालिटेटिव पढ़ दिया था, नहीं इट्स क्वांटिटेटिव, है ना। सो क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो मेजर किया जा सकता है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। वेट, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में इजी रहे। रुको, गड़बड़ हो गई है, वेट। हाँ, अब ठीक है। ठीक है अब, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल यानी क्वांटिटेटिव डेटा जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, विच कैन बी मेजर्ड, तो वो हो जाएगा, है ना। वहीं पर अगर इसकी जगह क्वालिटेटिव होता तो एट्रीब्यूट्स आ जाता। ठीक है, समझ गए इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फाइन स्टूडेंट्स, तो अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा गिवन रहेगा तो आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। वहीं पे अगर आपको क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांट का मतलब ही होता है मैथमेटिकल सिचुएशन वाला ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास न्यूमेरिकल टर्म्स में आ जाएगा। समझ गए इस चीज को? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आई थिंक अभी मैंने आपको समझाया उसी के बारे में, है ना। सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, इट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको पूरा एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस सिखाया है। आप बोलेंगे मैम ऐसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? बिकॉज स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिल रही हैं, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई यू हैव टू स्टडी इट। और बाकी एनसीईआरटी जब मैं आपको करा रही थी उसमें हमने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे थे, आप सभी को पता है कि वैसे क्वेश्चंस आना बिल्कुल ना के बराबर है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स में अवेलेबल हैं। जब थ्योरी में पूछना रहेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, होपफुली आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, राइट। तो एक मेरे पास होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक मेरे पास होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन।
कौन कौन सा होता है? एक होता है जब मैं सिंपली कोई डेटा मेरे पास है उसको मैंने ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। मेनी फोल्ड का मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा मल्टी स्टेज कर दिया है किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा जब आप बार बार क्लासिफाई करते हो तो वो मेनी फोल्ड में आ जाता है, राइट? चलो, नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिकल सीरीज? क्वेश्चन नंबर 6, आप क्या समझते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज से? ये क्वेश्चन है हमारा। क्या होती है सीरीज? स्टैटिस्टिक्स मतलब बेसिकली आप लोग क्वांटिटेटिव डेटा की बात करो जो न्यूमेरिकल इन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उसी को जब हम लोग वेरियस सीरीज में करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीज हो, चाहे हमारे पास हो हमारा कंटिन्यूस सीरीज, उसमें जब हम लेकर आते हैं तो मेरा एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्लासिफिकेशन हो जाता है। सो द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर, like according to the size, according to the time, occurrence, or according to some other measures or non-measurable characteristics, it is known as statistical series. तो जो डेटा को on the various properties या parameters पे कंपेयर करके जो हम लोग एक तरीके से किसी ग्रुप में उसको बनाते हैं, that is a statistical series. Clear? Take a screenshot now. Done? Okay. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। मेंशन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने दो तरीके से चीजें पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज मेरे पास होती हैं। जब मैं आपको पूरा डायग्राम भी समझा रही थी तब भी मैंने आपसे मार्क करवाया था ये वाला क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थिंक एन आंसर कि क्या हो सकता है इसका, जल्दी। You have to comment it. Fine. Take your time. Pause the video and comment कि आपको क्या लगता है what is correct answer of this one. Done? तो जैसे कि आपको पता है we have time series, we have spatial series and we have different condition series. वहीं पे on the basis of characteristics पे जब मैं बात करूंगी हमारे पास individual, discrete, continuous series आ जाता है, right? Okay. क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्विजिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डू यू एग्री? ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट हैं सीबीएसई की, जहाँ पे आप लोग को फोर्स किया जाता है कि थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और समझाने की कोशिश करिए कि आप क्या समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्विजिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या इस चीज से स्टूडेंट्स आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? यू हैव टू टेल मी द आंसर। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। बिकॉज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं, हम इस बेसिस पे करते हैं कि सामने वाले की क्या नीड है, हम किसको समझा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं एक 11th-12th के लिए नोट्स बना रही हूँ तो मेरा नोट्स बनाने का तरीका अलग रहेगा। वहीं पर अगर मैं किसी जूनियर क्लासेस के बच्चे के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा क्लासिफिकेशन वहाँ पे डेटा का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी वो अलग रहेगा। बिकॉज जो मेरा पोटेंशियल यूजर है, एंड यूजर है, जो उस कम्युनिकेशन या जो इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाला है, उसको मेरा जो डेटा है समझ आना चाहिए, तभी तो मैं क्लासिफाई कर रही हूँ, राइट? सो नो, आई डू नॉट एग्री विद अ गिवन स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज हमें गुड क्लासिफिकेशन के कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होते हैं। रिक्वेस्ट मतलब ये जो बेसिक चीजें जो करनी ही चाहिए, राइट? पहला क्या है? सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है? इट शुड कन्फर्म टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इसका मतलब क्या है कि भाई सूटेबल होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो सामने वाले ने जिस ऑब्जेक्टिव से आपसे इंफॉर्मेशन या ये डेटा मांगा है उसके हिसाब से आपको उसको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नोट्स नहीं बनाने जो बच्चे को समझ नहीं आए, कंफ्यूजिंग नोट्स नहीं बनाने चाहिए। नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट। ऐसे नोट्स बनाने हैं कि बच्चे को एक बार में समझ आए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसमें क्या करना है? इट शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिगिटी और योर कंफ्यूजन। हम नहीं चाहते कि सामने वाले के पास कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आया, उसको समझ नहीं आए। वी डू नॉट वांट दैट। नेक्स्ट क्या है? एग्जॉस्टिवनेस का मतलब क्या है? इट शुड बी एग्जॉस्टिव। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्लेक्सिबिलिटी का, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशंस एंड कंडीशंस। तो सूटेबिलिटी का मतलब क्या है भाई? आपके ऑब्जेक्ट से सूटेबल होना चाहिए।
अनएम्बिगियस का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास जो डेटा आया है शुड बी रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू द डेटा, ताकि एक रैशनल कस्टमर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, राइट, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो भी डेटा है उसमें छोटे मोटे चेंजेस करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ फास्ट। क्लियर, समझ गए इस चीज को। तो क्या क्या चीज है, सूटेबिलिटी मींस किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमें सूटेबल होना चाहिए। अनएम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब प्रैक्टिकल हो जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो। आप इस तरीके से ही बोल सकते हो, एग्जॉस्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एवरीथिंग, है ना, कि सारा डेटा उसके पास आ जाए, एक समराइज वे में हमारे पास सामने वाले को इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए। देन फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर। क्लियर, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दैट इज व्हाई वी डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट अबव। वी बिलीव दैट देयर आर सर्टेन गुड पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट। ओके, मूविंग ऑन, समझ गए इस चीज को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप सो दैट एन ऑब्जर्व वैल्यू बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लासेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी डेटा में। जैसे कि अगर मैं कोई सीरीज बना रही हूँ, है ना, मैंने क्लासीफाई किया है, अगर मैं बोल रही हूँ 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आप चाहते हो कि पहले से ही आप एक डिस्क्लेमर में क्लासीफाई कर दो कि 1 से 10 का मतलब है कि 1 से 9 तक ही इंक्लूड कर रहे हैं, 10 से 20 मतलब 10 से 19 तक का ही इंक्लूड कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका हमने एक्सक्लूसिव चूज किया है। तो ये चीज आपको एक तरीके से जब आप लिखोगे डेटा को, क्लासीफाई करोगे डेटा को, तो सामने वाले यूजर को पहले से बतानी पड़ेगी ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, देन वी हैव स्टेबिलिटी। अब देखो क्या होता है, अगर मैं हर बार आपका नोट्स मेकिंग पैटर्न चेंज कर दूं, क्या होता है ना, जब कोई टीचर ही पढ़ाता है तो सामने वाले को उस हिसाब से समझ में आने लगता है, तो एक तरीके से बॉन्ड बन जाता है कि हाँ टीचर जो जो बोलती है समझ आ रहा है। अब टीचर हर दिन आके अपना पैटर्न एकदम से चेंज कर देगी तो सामने वाले स्टूडेंट को भी एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जिस प्रिंसिपल से वो बना है। जैसे कि अकाउंटेंसी में क्या होता है, अगर हर चैप्टर में आपके जो बेसिक कोर अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स है वो चेंज हो जाएंगे तो आपको कभी अकाउंटेंसी समझ ही नहीं आएगा। दैट इज व्हाई अकाउंटेंसी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉमन है, सिमिलर है, कांस्टेंट है, कि हर जगह यही चलने वाला है। तो कुछ ही प्रिंसिपल पे आपको कोई चीज को बनाना है ताकि आपकी एक स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स वहां पे मेंटेन रहे, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होमोजेनिटी का मतलब क्या रहता है, सिमिलर चीज, same to same, right? So all units belonging to a group should be exhibit similar characteristics. अगर ये बात करी हूँ ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी डी, ऐसे करके आपने ग्रुप को क्लासीफाई किया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ग्रुप ए में सारी चीजें सिमिलर हैं, ग्रुप बी में सारी चीजें सिमिलर हैं, ग्रुप सी में सारी चीजें सिमिलर हैं। अगर नहीं है ऐसा तो आपको अपने डिस्क्लेमर में पहले से स्पेसिफिक तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर, समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? Okay. Now we have question number 9. Identify the method of classification from the following statements. Again, it is a very good question. सबको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है अपना बेस्ट देने की, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे हैं। पहला क्या है, when the data is classified on the basis of the descriptive characteristics, when the data is classified on the basis of some characteristics which can be measured, when data is classified according to the regions, when data is classified with respect to the different periods of time। अगर आपको याद है अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले, व्हाट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जब मैं डेटा को प्लेस के बेसिस से बांट रही हूँ। तो सिमिलरली अगर टाइम के बेसिस से बांट रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं रीजन के बेसिस से बांट रही हूँ तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर ऑफ दैट वन। एंड अगर डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे तो उस क्लासिफिकेशन को मैं क्या बोलूंगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आंसर्स अपनी तरफ से भी देने की कोशिश करेंगे सभी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर दीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा,
लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। पहला क्या है हमारे पास, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड, अगर हम बात करें, अगर डेटा को हम लोग डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी मैंने आपको वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स के बीच में डिफरेंस बताया है। अगर कोई चीज न्यूमेरिकल टर्म्स में आ रही है तो मेरे पास क्या हो जाता था, क्वांटिटेटिव। तो अगर यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्टर है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इन नेचर लिखा गया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव। अब सपोज इसकी जगह न्यूमेरिकल लिखा होता तो क्या लिखते हैं आप लोग, क्वांटिटेटिव। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट। क्लियर? अब सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन इसका ये, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच कैन बी मेजर्ड, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव था, जब भी डिस्क्रिप्टिव आएगा मतलब मैं क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव। न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख रही हूँ जिसको मेजर किया जा सकता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे कि रीजन्स वाला तो मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया था, ये मेरे पास क्या हो गया था, जियोग्राफिकल। राइट? तो ये तीन आपको समझ में आए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है मेरा इसमें, when data is classified with respect to the different periods of time, जब मैं टाइम के बेसिस पे करती हूं तो कौन सा क्लासिफिकेशन होता है भाई, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, कौन सा क्लासिफिकेशन होता है जब मैं डेटा को क्लासिफाई करती हूँ टाइम के बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में बताइए, बोलते हैं ना कि जब जो चीजें हुई जैसे बताना है, टाइम के अकॉर्डिंगली जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, जैसे कि टाइमलाइन नहीं बनती हमारी कि 2090 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, है ना। इस तरीके से जब हम लोग डेटा को स्पेसिफाई कर रहे थे, क्रोनोलॉजी में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है स्टूडेंट्स, बेसिकली अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ आया? इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वाला जो पूरा हमारा पोर्शन है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, उस पर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। डन? समझ गए? तो जब भी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है तो क्या आएगा मेरे पास, क्वालिटेटिव। अगर मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव। टाइम के बेसिस पे हो रहा है क्रोनोलॉजिकल, रीजन के बेसिस पे हो रहा है जियोग्राफिकल। ठीक है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यूज ऑफ ओपन एंड क्लासेस शुड बी एनकरेज, डिफेंड और रिफ्यूट। ओपन एंड क्लासेस सभी को पता है क्या, कैसी क्लासेस होती हैं ओपन एंड क्लासेस? ओपन एंड क्लासेस कई बार होता है जो हमारे पास जो क्लासेस गिवन रहती हैं, क्लासेस का मतलब जो क्लास इंटरवल्स हैं या जो रेंज गिवन रहती है मुझे, जैसे कंटिन्यूस सीरीज में नहीं गिवन रहती 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके। कई बार क्या बोल देते हैं, ऐसे कई बार मेरे पास डेटा आ जाता है ना ओपन एंड, ना आपको पहले सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा तब आप अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो क्या ये चीज़ अच्छी है क्या, वी शुड एनकरेज इट। एनकरेज का मतलब कि ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यू वांट टू प्रमोट इट, है ना। एनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप एक तरीके से प्रमोट करो, इन्फ्लुएंस करो, उसका उत्साह बढ़ा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, ओपन एंडेड जो क्लासेस हमारे पास हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए। आपका इसमें क्या ख्याल है, डिफेंड कर रहे हो रिफ्यूट कर रहे हो? देखो सिंपल सी बात है, अगर हम जो गिवन स्टेटमेंट की बात करते हैं इसको हम लोग रिफ्यूट कर रहे हैं, बिकॉज इफ पॉसिबल ओपन एंड क्लासेस शुड बी अवॉइड, बिकॉज ओपन एंड क्लासेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम डिफेंड का मतलब होता है एक तरीके से आप एग्री कर रहे हो। डिफेंड किसको करते हो, जिस पे आप एग्री करते हो, तभी तो आप अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हो ना। तो डिफेंड का मतलब होता है एग्री, ठीक है, एंड रिफ्यूट का मतलब होता है डिसएग्री। ये चीज को नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब फालतू का काम बढ़ाना हुआ ना, बिकॉज आपको पहले सीरीज बनानी रहेगी। कई बार क्या होता है, बिकॉज द मिड वैल्यूज कैन नॉट बी एक्यूरेटली ऑब्टेन्ड, इट क्रिएट्स द कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन अप्रोप्रिएट। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 1 से 10, 10 से 20,
20 से 30, ये इक्वल क्लास इंटरवल्स थे, तो अगर मैं 30 एंड अबव भी लिखूंगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार 30 से 40 की तो बात कर रहे होंगे, कॉमन सेंस है। लेकिन कई बार जब मेरे पास जो डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आता है। कैसे आता है बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला 1 से 25, फिर 25 से हो गया 30, फिर 30 से हो गया ये 60, देन ये हो गया 60 से 80, देन ये हो गया 80 से 115। तो यहाँ पे क्या है, और फिर मैं लिख दूँ 115 एंड अबव। तो आपको पैटर्न समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके इसके लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी। तो ऐसे में मैं मिड वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओपन एंड क्लासेस क्रिएट प्रॉब्लम इन द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, उसमें भी दिक्कत आती है। सो दैट इज वाई हमें इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि कंफ्यूजन बढ़ाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अननेसेसरी लोड है ना, ऐसे करके भी आप अपने पॉइंट्स बना सकते हो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट। डन, ओके। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता है कि थोड़े इनडायरेक्ट वे में थे, तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे प्रैक्टिस कराना था। सो होपफुली वो आपको समझ आ गए होंगे कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑफिशियली, बिकॉज हमारा पूरा थ्योरी पोर्शन हो गया, टेस्ट हो गया है। अब हमारा सिर्फ रिविजन आएगा आपके लिए, तो आप उसको बाद में देखिएगा जब आपको एग्जामिनेशन का टाइम हो। लेकिन अब आपको अपना रिविजन कर सकते हो पूरा अच्छे से, जितने भी हमारा पूरी क्लासेस डल चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, एवरीथिंग इज डन। आपको कोई भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट आओ एक तरीके से, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide 3 बेसिक कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।